अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़र्स्ट वीडियो में नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी, जिसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था रियल नंबर्स का, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे, उसके जितने भी पार्ट्स थे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या बात की हुई है। उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ए नंबर लाइन। इसी तरह का हमने पहले भी एक पार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने 1 सॉल्व किया था, जिसमें कुछ नंबर्स दिए हुए थे जिनको हमने क्या किया था, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। अब हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज़ टाइप कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी ले चुके थे कि उस हमें पता है कि मिड में ज़ीरो होता है और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और क्वेश्चंस को देखते हुए हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कि हमें पॉजिटिव नंबर रिक्वायर है तो हम पॉजिटिव ज़्यादा लिख लेते हैं, हमें नेगेटिव रिक्वायर होते हैं तो हम नेगेटिव ज़्यादा लिख लेते हैं। तो हम कुछ इस तरह से अपने नंबर लाइन को सेटल कर लेते हैं कि तो हमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े बड़ी बड़ी नंबर लाइंस को ड्रॉ करने में। अब हम क्वेश्चन का 3 का पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में क्या है, x लेस देन ज़ीरो। x लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है कि इस स्टेटमेंट को ज़रा देख के बताएं। यहाँ पे x बेसिकली वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। यानी वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 भी हो सकता है। यानी x यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब वो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं वो हमें इस वाली टर्म को देखते हुए पता चलेगा। ये जो इसके अंदर ये टर्म दी हुई है, ठीक हो गया। अब इसको देखते हुए कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि x लेस है किससे, ज़ीरो से। अगर x लेस है ज़ीरो से तो ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि ज़ीरो से लेस है x, ठीक है, यानी ज़ीरो बड़ा है। तो लेस का क्या मतलब है, ज़ीरो से लेस कौन से नंबर्स होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, वरना 1 2 3 4 5 तो ज़ीरो से बड़े होंगे। तो ऑल नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास ज़ीरो से लेस होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से पता चल गया कि आपको जो नंबर लाइन है वो नेगेटिव वाली ड्रॉ करनी है, ठीक है। यानी उसमें पॉजिटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रॉ नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन शो हो रही है, ठीक है, पेपर के ऊपर। अब मैंने 0 से 1 ही लिखा है और -1 -2 -3। अब यहाँ पे कुछ भी एक, मुझे ये नहीं पता कि ये -4 तक है, -5 है, -6, कितने ढेर सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे -3 तक इसको जाके राइट डाउन कर दिया जस्ट, और फिर उसके बाद नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे एरो लगा दिए कि कॉन्टिन्यू है ये नंबर। आपकी चॉइस है, आप -2 तक भी कर दें, आपकी चॉइस है -4 तक भी लगा दें। तो मैंने इतने ही नंबर्स करके कॉन्टिन्यू कर दिया। अब इस वाले टर्म को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब हमने ये सीखना है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ज़ीरो से। ज़ीरो के ऊपर एक मैंने एक एम्प्टी सा सर्कल बनाया और उसके साथ एक लाइन लगाई है और उस लाइन के ऊपर एक एरो लगाया है कि बेसिकली ये जो ज़ीरो है, ये जो एक एम्प्टी सा सर्कल है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़ीरो से इस डायरेक्शन में ये चीज़ है, ठीक है, ये नंबर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि मैंने ये एम्प्टी सा सर्कल क्यों लगाया यहाँ पे, तो मैं इसको फिलअप क्यों ना कर दूँ। वो इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी सर्कल लगाया है। अगर तो इसके नीचे यहाँ एक लाइन होती, ठीक है, आपने सम टाइम क्वेश्चन इस तरह देखा हुआ होगा कि इनइक्वालिटीज़ कुछ इस तरह के फॉर्म में देखी होंगी कि उनके नीचे एक लाइन भी लगी हुई। अगर तो वो लाइन लगी हुई है तो इट्स मीन, इसका क्या मतलब होता है कि उसके इर्द गिर्द जो भी नंबर लिखा हो, जैसे ज़ीरो है तो इट्स मीन ज़ीरो इंक्लूडेड होगा। अगर तो लाइन नहीं लगी हुई, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लगी हुई थी, तो इसका क्या मतलब है कि ये ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है। ज़ीरो जब इंक्लूडेड नहीं होगा तो ये सर्कल जो है वो एम्प्टी होगा। अगर तो ज़ीरो इंक्लूडेड होगा तो इस एम्प्टी सर्कल को मैं क्या कर दूंगी, फिलअप कर दूंगी, जो क्या बताएगा कि ये ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास इसकी जो पार्ट नंबर 2 है, इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि ये है -3 लेस देन x और ये लेस है 3 से। अब देखिए x के इस साइड पे भी नंबर है तो ये बता रहा है कि एक 3 है, 3 से छोटा है x, और फिर x जो -3 है वो उस x से भी छोटा है। तो आपकी अगर गौर से देखा जाए तो जो लिमिट बन रही है वो -3 से 3 तक के नंबर्स की बन रही है।
तो 3 से -3 तक के नंबर का मतलब ये है कि 3 के बाद जो जितने भी 3 और -3 के दरमियान जितने भी नंबर्स आते हैं वो कौन कौन होगा। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है 1 है, 2 है, 0 है, -1, -2 और -3, ये सारे नंबर्स आएंगे, उनके ऊपर हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब आप ये देखें सर्कल यहाँ पे एम्प्टी होगा या फिल हुआ होगा। तो ये देखें इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि -3 के ऊपर मैं क्या करूँगी, एक एम्प्टी सा सर्कल लगा दूँगी, जैसे अभी वाले प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर मैंने लगाया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक एम्प्टी सर्कल लगाया, ठीक है, और एक एम्प्टी सर्कल 3 के ऊपर लगाया, क्योंकि मेरी बाउंड्री लिमिट मुझे दी हुई है, एक 3 दी है, एक -3 दिया, ठीक हो गया। और इनके दरमियान में ये लाइन लगा दूँगी और ये मेरी क्या होगी, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे ये मैंने छोटा सा एक बड़ा और एक छोटा कर दिया, ये मुझसे बड़ा छोटा हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे भी, आप लोगों को भी एक बड़ा और एक छोटा ही लगाना है, ठीक है। तो अब उसके बाद है -3 और 3, ये वाली जो बाउंड्री लिमिट होगी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने प्रीवियस में तो यहाँ एरो लगाया था और इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये बता दिया गया है, बाउंड्री बता दी गई थी कि ये -3 से 3 तक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। इसके उस साइड पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ था, वो बस ये बता रहे थे कि 0 से लेस नंबर्स, सारे 0 से लेस नंबर्स। यहाँ पे x से लेस नंबर्स बता दिए हैं कितने, -3। तो फिर मैंने -3 से 3 तक इंटरवल बना लिया। यहाँ पे मुझे बताया हुआ नहीं था, यहाँ पे एक और नंबर लिखा हुआ था तो मैं कर देती, वहाँ कुछ नहीं है, मतलब वो कॉन्टिन्यू है। तो ये एरो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्दर कॉन्टिन्यू है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में आप देखें तो पार्ट नंबर 3 को देख के पता चल रहा है कि उसने कहा है कि x ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो नीचे लाइन लगी है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इसको हम पढ़ते हैं -8। अब यहाँ पे उसने एक तो मुझे पता चल गया है कि -8 छोटा है और -8 से बड़ी वैल्यूज़, तो -8 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, बेसिकली -8 से बड़ा क्या होगा, -7, -6, -5, -4। हमेशा याद रखिएगा कि जो राइट साइड होती है वो हमेशा क्या होगी, आपके पास ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास -8 के ऊपर मैंने यहाँ पर एक क्या कर दूँगी, इंटरवल लगा दूँगी। अब देखिए ज़रा गौर से, नीचे लेस देन और इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब है मेरा ये इंटरवल का जो सर्कल है वो क्या हुआ होगा, बबल फिल अप हुआ होगा। जबकि पहले मैंने अभी आपको बताया था कि ये बबल्स एम्प्टी हैं, ठीक है, क्योंकि इनके नीचे कोई लाइन नहीं है, इसके और इसके नीचे, जिसके जैसे कि इसके नीचे लाइन थी। अब ये हो गया। अब उसके बाद एक्स ग्रेटर है, एक्स कितना बड़ा है ये तो मुझे नहीं पता, उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट ही नहीं किया एक्स कितना बड़ा है। तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैंने इस साइड पे लाइन लगा दूँगी, एक्स से ग्रेटर वैल्यूज़ मैंने थोड़ी सी लिख ली है, -7, -5, सॉरी -7, -6, -5 लिख लिया, और मैंने एरो लिख दिया कि ये मज़ीद इससे बड़ी वैल्यूज़ क्या हैं, कॉन्टिन्यू है, क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बाउंड्री दी हुई थी ना, तो यहाँ कुछ ऐसी बाउंड्री नहीं दी हुई, नहीं दी, तो इसका मतलब है कि ये फर्दर आपके पास कॉन्टिन्यू है ये नंबर। तो मुझे बहुत सारे नंबर्स, उससे बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 2-3 लिख दिए हैं, मेरी बात रिप्रेजेंट हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखें तो वो कहते हैं कि x ग्रेटर है 0 से। तो इसका क्या मतलब है, 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ की बात हो रही है और कोई बाउंड्री भी नहीं है और इसके नीचे कोई लेस देन और इक्वल का साइन भी नहीं है। तो इसका मतलब है इंटरवल हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। और कहाँ से शुरू होगा, 0 से, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है तो 0 से इंटरवल शुरू होगा। और उसने क्या कहा है, बड़ी वैल्यूज़, 0 से बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, 1, 2, 3। तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया। अच्छा अब देखें यहाँ पे मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ भी लिख ली, इनकी ज़रूरत नहीं थी, तो आप ना भी लिखें तो ठीक है, मैंने लिख दिए हैं तो भी गलत नहीं है, ठीक हो गया। और मुझे कोई बाउंड्री नहीं बताई हुई, कॉन्टिन्यू है वैल्यूज़, तो फिर मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या है, उसने बताया है आपके पास एक्स जो है वो कहते हैं कि आपके पास है बेसिकली लेस है, ठीक है, किससे लेस है, -3 से। एक्स अब लेस है -3 से, तो इसका क्या मतलब है कि एक्स से लेस देन वैल्यूज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक्स से कितनी लेस वैल्यूज़ होंगी, एक्स से लेस कौन होगा, -3 से लेस वैल्यूज़ कौन सी होंगी, यानी -4, -5, -6, -3, -5, इस तरह की वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, इसकी लेस वैल्यूज़ होंगी, ठीक हो गया। तो मेरे पास थोड़ी सी नंबर लाइन को मैं एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि मज़ीद आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस तरह से राइट डाउन कर लिया है इसको। तो मैं इसकी नंबर लाइन को थोड़ा सा मज़ीद फर्दर एक्सटेंड कर देती हूँ।
आपने थोड़ा सा नीट काम करना है, इतना उसको जो है वो थोड़ा सा रफ़ नहीं कर देना, ठीक है। अब ये 5 तक और ये -5 और -4 और -5 तक, ताकि जो है वो आपको रॉन्ग ना हो आपका। तो -3 से लेस वैल्यूज़, तो -3 से एक तो मैंने -3 के ऊपर यहाँ पे एक एम्प्टी सा सर्कल लगा लिया, ठीक हो गया। और -3 से लेस वैल्यूज़, तो उससे लेस ये वाली वैल्यूज़ हैं और वो कितने तक जा रही हैं ये मुझे नहीं पता, तो मैंने वहाँ पे -4 और -5 तक लिख के उसको ये इस तरह से कर दिया। अच्छा, अब ये जो इस साइड पे ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं, इन वैल्यूज़ को आपको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप बेशक ना ड्रॉ करें तो आपका क्वेश्चन फिर भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक हो गया। अब आपके पास है इसका जो लास्ट पार्ट है, अब हम वो लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में आपके पास क्या है, -4 लेस देन x और लेस देन इक्वल्स टू 4। अब ये इंटरवल है आपके पास, आपको इस तरह इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखें यहाँ पे इस इंटरवल में बात समझ में आ रही है कि -4 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे -4 भी कर लिया और दूसरा नंबर कौन सा कर लिया, 4। जैसे भी हमने एक 3 और 3 वाला किया ना, -3 और 3 वाला, ये भी वही है। लेकिन अब छोटी सी चीज़ है, ये तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया क्योंकि इंटरवल का मुझे पता था कितना इंटरवल है। अब कौन सा इंटरवल को मुझे फिलअप करना है कि नहीं, -4 ओपन है क्योंकि इसके साथ इक्वल नहीं है, लेस देन और इक्वल 4, तो +4 जो है वो क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 4 इंक्लूडेड है, तो उसका जो बबल है वो मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया है, जबकि इसका बबल क्या है आपका, एम्प्टी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ द रियल नंबर दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपने जस्टिफाई तो करना है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होंगी, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की होंगी। इक्वालिटी का क्लियर आपको मतलब पता चल रहा है कि इक्वालिटी का मतलब है कि जो आपके पास स्टेटमेंट्स इक्वल की फॉर्म में दी हुई होंगी, और इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि चीज़ या तो लेस देन की फॉर्म में है, या तो चीज़ ग्रेटर देन की फॉर्म में है, या तो लेस देन और इक्वल के साथ बात की जा रही है, या ग्रेटर देन इक्वल के साथ बात हो रही है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स ये जो होती हैं इस तरह की, वो इनइक्वालिटी हैं, और जो इस तरह की दी होंगी वो इक्वालिटी वाली होंगी। तो अब आपने क्या करना है, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और पढ़ के जो है उन प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने हैं। अगेन ये भी आपकी बुक के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके पार्ट 1 के ऊपर हम आते हैं। पार्ट 1 में उसने देखें, क्वेश्चन देखें, 9x इक्वल्स टू 9x, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हम इक्वल वाली चीज़ को देखेंगे, तो यहाँ पे इक्वल के साइड पे 9x है, तो इक्वल के उस साइड पे भी आके क्या हो गया, 9x ही हुआ, यानी कि दोनों के दरमियान इक्वल है और दोनों के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इस चीज़ को मैं इस तरह भी आपको बता सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हैं और आप शीशे में देख रही हैं, तो आप खुद ही शीशे में नज़र आएंगी, आप अपना ही रिफ्लेक्स होंगी, तभी वो सेम टू सेम। तो जैसे ये भी अब 9x है, तो ये इक्वल किसके हो गए, 9x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कहते हैं कि आपके पास इफ़ y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, देन, यानी कि जब इफ़ वाली कंडीशन होगी ना, तो इफ़ में जो दो कंडीशंस दी होंगी उसके बाद आपने देन पे फोकस करना है, यानी देन के बाद उन दो का बेसिकली रिजल्ट निकला हुआ होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई एंड y किसके इक्वल है, 2x माइनस 3 के, देन x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2x माइनस 3। अब देखिए क्लियर एक बात समझ में आ रही है कि अगर x प्लस 2 किसके इक्वल है, y के, और वही जो y है वो आगे से किसके इक्वल है, इस चीज़ की इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं, एक दूसरे की इक्वल आ गई हैं ना, क्योंकि ये इसकी इक्वल है और ये आगे से इसके इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है कि ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल, ये वाली चीज़ भी इसकी इक्वल आ गई। तो देन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो अगर ये दो चीज़ें हैं, देन ये चीज़ आ रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और आपकी बुक में ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि a इक्वल है b के, ठीक है, एंड b इक्वल है c के, देन क्या होगा, ए किसके इक्वल होगा, सी के, यानी कि ऑटोमेटिकली ये भी इसके इक्वल होंगी। एक सिंपल सी चीज़ है, जिस तरह अब आप
ये नंबर्स थोड़े से मुश्किल आपको लग रहे हैं तो आप इस तरह भी देख सकती हैं कि ए बी के इक्वल है, बी आगे से सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। अब आता है पार्ट नंबर 3। इफ़ उन्होंने कहा है कि आपके पास 2x+3 इक्वल्स टू वाई, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये दरमियान में इसके इक्वल है, ठीक है, देन y इक्वल्स टू 2x+3। अब आप देखें बेसिकली जस्ट इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट सिंपली पोजीशन चेंज हुई है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x+3 इक्वल्स टू वाई, देन क्या हो गया y इक्वल्स टू 2x+3। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें जस्ट दो चीज़ें इक्वल हैं और देन के बाद यानी कि उनके रिजल्ट्स के बाद क्या होता है कि उनकी पोजीशंस जस्ट चेंज हो गई हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। अब आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में उसने कहा है इफ़ 3 लेस देन 4, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमने इस पार्ट के अंदर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों की स्टेटमेंट्स को समझना है और प्रॉपर्टीज़ के नेम राइट डाउन करने हैं। तो उसने कहा 3 लेस है किससे, 4 से, देन क्या हो गया, -3 ग्रेटर हो गया -4 से, ठीक हो गया। तो ज़रा आप देखें कि पहले क्या चीज़ थी और देन यानी कि रिज़ल्ट क्या चीज़ आ गई, यानी क्या चेंजेस आए हैं इसमें। तो अगर आप इसको समझे गौर से तो आपको क्लियर बात समझ में आ जाएगी कि इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी देखे ना ये यहाँ इस 3 के साथ क्या आ रहा है, -4 के साथ भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, और दूसरी क्या चीज़ आ रही है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी इनइक्वालिटी के साथ अगर आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखें वो कहता है 3 लेस है 4 से, तो ये बात ठीक है। जब मैंने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो कहता है -3 ग्रेटर है -4 से, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो और ये बात भी ठीक हो रही है, स्टेटमेंट भी ठीक ही है ना, आंसर ठीक वो बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर माइनस साइन को जब भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाती हैं माइनस के मल्टीप्लाई करने से। दूसरी बात, यहाँ पे माइनस बेसिकली क्या हुआ है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, देन तब ये रिजल्ट आया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, यानी कि ये कोई चीज़ मल्टीप्लाई हुई है इसके साथ, देन तब ये रिजल्ट आया, ठीक हो गया। अब आपके पास है 5th पार्ट। उसने कहा है कि इफ़ 2y+3 2w इक्वल्स टू p एंड p इक्वल्स टू 50, सॉरी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसको रीचेक करते हैं, इसका क्वेश्चन कंप्लीट लिखते हैं। हाँ जी, इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर 2y+2w इक्वल्स टू है p के एंड p आगे से किसके इक्वल है, 50 के, देन ये दो टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। जैसे अभी हम एक चीज़ पढ़ चुके थे ना कि a इक्वल है किसके, b के, और b इक्वल है किसके, c के, तो ऑटोमेटिकली a किसके इक्वल हो जाएगा, c के, यानी कि ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये भी देखें सॉरी, ये चीज़ इसके इक्वल है और p आगे से किसके इक्वल है, 50 के, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, ये दोनों चीज़ें। जैसे ये हो गया देन के बाद, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब बेसिकली यानी कि हमें ना इफ़ के बाद जो कंडीशन दी होगी और देन के बाद, तो बेसिकली इफ़ में कंडीशन दी होती है और देन के बाद उसका रिजल्ट बताया होता है। तो आपने कंडीशन पे गौर करना है कि क्या बात कही जा रही है, और देन के बाद गौर करना है कि ऐसा क्या चेंज आया कि देन के बाद आंसर ये लिखा हुआ है। इफ़ x+4 ग्रेटर है किससे, y+4 से। अब x+4 ग्रेटर है y+4 से, देन क्या आंसर आता है, x ग्रेटर आता है किससे, y से, ठीक हो गया। तो अब ज़रा गौर करें कि ऐसा क्या हुआ है कि ये इतना सा मिनिमम यानी स्मॉल सा बच गया। तो देखिए x+y था इक्वल के, देन के बाद यहाँ पे जो आंसर आया वो आया जस्ट x आया, इनइक्वालिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर भी y+4 था और यहाँ पे जस्ट y रह गया। तो आपको देखने से क्या पता चल रहा है कि इनइक्वालिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसके साथ भी 4 ऐड हो रहा था, इसके साथ भी 4 ऐड हो रहा था और दोनों ख़त्म हो गए हैं, यानी कि क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा कुछ हुआ है इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में कि देन के बाद वो 4 क्या हो गए, ख़त्म हो गए, यानी कैंसिल हो गए हैं, तब ये रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है,
3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब बारी आती है इसके जो इसका 7th लास्ट पार्ट है, सॉरी लास्ट नहीं, उसके बाद सेकंड लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखिए उसने कहा कि इफ़ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, देन उसने क्या कह दिया, 2 लेस देन 9 के। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वही अभी वाली बात है कि अगर 2 जो है वो 5 से छोटा है और 5 9 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली 2 9 से छोटा हो जाएगा। तो बात ठीक हो रही है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव, जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने इक्वालिटी के केसेस में, अब हम ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी के केसेस में। अब इसका लास्ट पार्ट है, उसने कहा इफ़ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर है 8 से। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो अगर पहले चीज़ लिखी हुई थी -18 लेस देन -16, देन के बाद 9 और 8 हो गया, तो ऐसा क्या हुआ है। अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बताऊँ तो यहाँ पे देखें कि -1/2 जो है और -1/2 यहाँ भी, यानी कि -1/2 जो है -18 से और -16 से अगर मल्टीप्लाई हुए है तभी यहाँ पे 9 ग्रेटर देन 8 आया। और मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जब भी इनइक्वालिटी के केसेस में कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये पहले लेस थी, ठीक है, तो फिर अब ये वाली साइड क्या होगी, ग्रेटर होगी, यानी इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब देखें उसी तरह -1/2 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 9 ज़ार 18 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और 2 8 ज़ार 18। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि कोई एक चीज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई है, ऐसा है ना, मल्टीप्लाई हुई है, तब भी मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म जो है 9 ग्रेटर हो गया किससे, 8 से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या है आपके पास, नेम क्या लिखेंगे इसको, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1.2 और उसको भी हम जल्दी जल्दी जो है वो कंप्लीट करके हम फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।